बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस महदूद से वक्त में माइग्रेन से मुतल्लिक बात करूँगा। हमारी जो सर का दर्द होता है, आधे सर का दर्द, आम तौर पे इसको माइग्रेन कहते हैं। और ये आधे सर का जो दर्द है, नॉर्मली जिस सर के आधे हिस्से पे होता है उसी पे ये बार बार होता है। उसके अलावा कभी दूसरे पे भी हो सकता है, लेकिन जो क्लासिकल माइग्रेन होता है ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन होता है। आधे सर का दर्द होता है, इसके अंदर एक दर्द शुरू होने से पहले प्रीडॉम आप कह सकते हैं, एक पीरियड आता है जिसके अंदर आपको दर्द शुरू होने से कुछ अर्सा पहले पता लगना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। और फिर कुछ घंटों के बाद, बाद औक़ात एक आध दिन तक ऐसा चलता है। उसके बाद फिर एक ऑरा आता है। ऑरा का पीरियड जो है वो 30-40 मिनट हेडेक शुरू होने से पहले शुरू होता है, जिसमें आपको नोज़िया हो सकता है, जिसमें बाज़ औक़ात आपको पिंच एंड नीडलिंग महसूस होती है, आँखों में बेचैनी हो सकती है, कानों में, या कोई सेंसरी आपको लगता है कि प्रॉब्लम जैसे हो रही है। और फिर उस ऑरा के बाद आपका हेडेक शुरू हो जाता है। और ये जो पेन होता है ये इनिशियली थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग पेन का मतलब है जिस तरह आप अपनी नब्ज़ पे हाथ रखते हैं ना, तो वो चल रही होती है, पल्सेट कर रही होती है, तो ये पल्सेटिंग पेन होता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है। और वो पेन के साथ भी आपको नोज़िया या बाज़ औक़ात वॉमिटिंग आपको हो सकती है। और फिर उसके बाद ये रहता है, अब ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों में कुछ घंटे रहता है, कईयों में 1-2 दिन रहता है। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रॉबिंग की सूरत छोड़ के पेन की कंडीशन में रहता है। और फिर अपने साइकिल के मुताबिक, जो कि मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ पीरियड्स का होता है, ये ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद फिर पोस्ट ड्रॉम सिम्टम्स आपके होते हैं। जैसे वो प्री ड्रॉम सिम्टम से ये पोस्ट ड्रॉम, यानी कुछ अरसे के लिए फिर, हालांकि दर्द आपका ख़त्म हो गया है, आप अगेन एक अनकम्फर्टेबल, अनईज़, थोड़ा बहुत फॉगीनेस आपके माइंड में कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ योर हेडेक, ये रहता है। तो ये इसके 4 फेजेस होते हैं। और इसके वजूहात तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। मतलब स्ट्रेस और डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर इसके ट्रिगर्स होते हैं। मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ें, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा रोशनी आँखों में, ये वीडियो गेम्स हो गई बच्चों में ख़ास तौर पे। फिर इसी तरह कुछ खाने वाली चीज़ें, मुझे याद है इंग्लैंड में जो हमारी माइग्रेन क्लिनिक हुआ करती थी, उसमें ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों में चॉकलेट एंड ऑरेंज जूस, ये एक ट्रिगर पॉइंट हुआ करता था। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। फिर अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो जो हमारा माइग्रेन है ये क्लासिकली तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया है, मैं नॉन क्लासिकल माइग्रेन भी होता है। यानी वो टिपिकली एक साइड पे नहीं होगा या बिल्कुल ही कनपटी पे नहीं होगा। हो सकता है किसी माइग्रेन के अंदर ऑरा ना होता हो, कईयों के अंदर ऐसा भी है कि ऑरा होता है लेकिन हेडेक नहीं होता। तो ये फिर डिफरेंट नॉन क्लासिकल माइग्रेन्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। और चूँकि ये जो हेडेक है ये एपिसोडिक है, यानी ये कुछ कुछ वक्फे के बाद आता है। कुछ लोगों में तो ये कंटिन्यूसली, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन आ सकता है, कईयों में हफ्ते में एक दफ़ा, कईयों में महीने में एक दफ़ा। तो ये सबका वेरी करता है। और उन ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से इसको हम इसको पहचान सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। अब जब ये एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है तो इसमें लाइक MRI ब्रेन का करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लड के कोई ज़्यादा टेस्ट करने का फ़ायदा नहीं होता। ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, दैट गिव्स यू प्रॉब्ली अ बेटर पिक्चर कि ये माइग्रेन है या नहीं। और जब एक बार डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसके ट्रीटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो ये होता है कि प्रिवेंटिव, कि माइग्रेन ना भी हो रहा हो तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं, जिनमें बीटा ब्लॉकर्स आमतौर पे कुछ अरसे के लिए, ताकि ये हो ना।
अच्छा, फिर जब आपको ये हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, जो आम सादी पैराडोल से लेके तो जिस तरह डिक्लोफेनेक है या कोई और इस कैटेगरी की दवाई आप खा सकते हैं। और फिर उसके अलावा आपको कुछ दवाइयाँ जो माइग्रेन की स्पेशली होती हैं वो आप डॉक्टर के पूछे बगैर खुद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके वो चूँकि खून की नालियों पे वो असरअंदाज होती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो आपका डॉक्टर जिस तरह आपको बताए कि बहुत सीवियर जब ये पेन हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस तरह आप जो है इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि जी क्या हमारा माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा कि नहीं होगा। वेल, इसका आंसर ये है कि ज़्यादातर ये बड़े लंबे अरसे तक चलता है। एंड द बेस्ट वे टू कंट्रोल इज़ कि जो इसके फैक्टर्स जो इसको इनिशिएट कर रहे होते हैं, ट्रिगर कर रहे होते हैं, उनसे आप बचें। अगर उनसे बच के रहेंगे आपको तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर हो जाएंगी। पर ये याद रखिएगा कि हर हेडेक जो है वो माइग्रेन नहीं होता, और हर हेडेक जो कनपट्टी पे हो वो माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये शामिल होती हैं। और इसके अंदर एक दो चीज़ें जो और आपको बेहतर रख सकती हैं वो ये कि अगर आप डिहाइड्रेट ना होने दें, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल किया करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें, और इसी तरह ख़ुद को थोड़ा सा आप ओवर स्ट्रेस ना होने दें, पॉजिटिवली अपने आप को आप बिज़ी रखें। तो आई थिंक ज़िंदगी जो है वो माइग्रेन की बीमारी होते हुए भी अच्छी गुजर सकती है, या अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम की जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हर इंडिविजुअल को वेरी करती हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह एक पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है, वैसे ही आपको हर पेशेंट को ट्रीट करते हुए रिज़ल्ट मिलता होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।